हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी थीम से प्लस ह्यूमन राइट इश्यूज से कौन से क्वेश्चन आपके सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो ये बेसिक एजेंडा रहेगा इस क्लास का, एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 2006 से अभी तक सीपीएफ एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। किस तरह का ट्रेंड है, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, कुछ चेंज दिख भी रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन से देख के आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि सिलेबस क्या है, आपका तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मटेरियल क्या फॉलो करना चाहिए, क्या आपकी जो अभी करंट एग्जिस्टिंग नॉलेज है, क्या आप उस एग्जिस्टिंग नॉलेज से भी क्या इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको डिफरेंट मटेरियल थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको पहले ही कुछ कुछ कोर्स करना पड़ेगा, कोई एनी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर इन पेपर 2। सो ये जो मेंटल मॉडल सीरीज है, पहली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है कि इंटरनल सिक्योरिटी थीम से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ऑल आर इशू बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इन इंडियन सोसाइटी प्लस ह्यूमन राइट इश्यूज। यहाँ पे टॉपिक ही आपको दिया गया है ह्यूमन राइट इशू। तो इंडियन सोसाइटी में और ह्यूमन राइट इशू के अंदर आपको इशू बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे, एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट इशू बेस्ड टॉपिक्स। और आपको वो इशू बेस्ड टॉपिक जो है वो सोल्व करने आने चाहिए, उसकी एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई देश दुनिया के अंदर क्या ह्यूमन राइट्स के इशू हैं। वो आपके दिमाग में, जहन में आपको बेसिक फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज सोशल जस्टिस, व्हाट इज ह्यूमन राइट, व्हाट डू मीन बाय रिजर्वेशन, व्हाट इज सोशल रिलेशनशिप, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज कम्युनलिज्म। इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें अगर आप इकट्ठा करते गए, उनकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक उसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है, उसके बाद आप करंट अफेयर्स को उससे सपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद आप और वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उसके बाद आप अपने टेम्पलेट्स बना सकते हो ऐसे राइटिंग के कि इंडियन सोसाइटी के अंदर मैं ये पर्टिकुलर जार्गन यूज़ करूंगा, स्पेसिफिक नॉलेज मैं ये यूज़ करूंगा, इसके अंदर ये वाली वोकेबलरी मैं यूज़ करूंगा, सो दैट दिस पर्टिकुलर आंसर वुड लुक लाइक एन इंडियन सोसाइटी और ह्यूमन राइट इशू थीम आंसर। तब वो ऐसा लगेगा। इंटरनल सिक्योरिटी की जब हमने बात की थी तो ऑल दोज जार्गन्स, ऑल दोज vocabulary of that particular subject you can use so that examiner will get a sense कि जो आप आंसर लिख रहे हो वो इंटरनल सिक्योरिटी का ही है, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी का ही है। तो ऐसे ही इंडियन सोसाइटी के अंदर आपको बेसिक फंडामेंटल जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर मैं वैसे प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से आपको वैसे ही जनरली बता दूं, देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पीपीटी वगैरह आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरी इंटरप्रिटेशन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे 4 स्लाइड आपको दिखा के कुछ ऐसे ऐसे बता के उसमें कोई फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि पेपर 2 इज वेरी सब्जेक्टिव। मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा वो वहाँ पे आएगा नहीं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रेंड बता रहा हूँ, वो आपको जानना जरूरी है। तो इंडियन सोसाइटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इंडियन सोसाइटी में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन आता है आपका विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन। ओके, क्वेश्चन आता है आपका रिजर्वेशन, क्वेश्चन आता है आपका कास्टलेस सोसाइटी के ऊपर, क्वेश्चन आता है आपका न्यूक्लियर फैमिलीज के ऊपर, क्वेश्चन आता है आपका वीमेन रिलेटेड इश्यूज पे। वीमेन रिलेटेड इश्यूज मतलब क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, द राइजिंग आई वुड से एसिड अटैक ऑन वीमेन, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और वीमेन से क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं? डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो वीमेन स्पेसिफिक बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आती है चाइल्ड की बारी, चिल्ड्रंस की बारी। तो चिल्ड्रन पे क्वेश्चन आ चुका है, राइजिंग जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन इंडिया, चाइल्ड अब्यूज इन इंडिया, ये क्वेश्चन आ चुका है। चाइल्ड लेबर इज एंडेमिक रियलिटी टू इंडिया, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चाइल्ड सेक्शन भी टच हो चुका है। न्यूक्लियर फैमिली इज ऑल्सो टच्ड, ओल्ड एज पीपल भी टच हो चुके हैं, राइट। ओल्ड एज पीपल जो है सीएपीएफ एग्जाम में तो नहीं पूछा अभी तक, बट सीआईएसएफ एसीएलडीएस एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन वॉज विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड एज पीपल का था। द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द ओल्ड एज पीपल और सीनियर सिटीजन्स। ओल्ड एज नहीं था, सीनियर सिटीजन्स था। वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स। इस तरह के क्वेश्चन आपसे भाई पूछे जा चुके हैं। और क्वेश्चन पूछे तो किस तरह के और क्वेश्चन आ सकते हैं इन इंडियन सोसाइटी? वो सारे क्वेश्चन चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यू विल गेट टू नो। कुछ क्वेश्चन जो है इंडियन सोसाइटी के अंदर, जैसे थोड़े बिहेवियरल, सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सपोज सोसाइटी के अंदर अगर कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है, एआई आता है, सोशल मीडिया आता है, ठीक है, उसके साथ एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ केयर इश्यूज हैं,
अगर ऐसी ऐसी कोई चीज़ आ रही है तब भी यूपीएससी जो है इन पे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है। सो लेट्स बिगिन विद द 2024 पेपर। 2024 का पेपर एक बार देख लेते हैं सबसे पहले, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। 2024 के पेपर से आपके सारे जो मिथ है ना, जो आप सोचते हो कि इंडियन सोसाइटी प्रिपेयर करना है तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ पे मिथ जो हैं आपके वो बर्स्ट हो जाएंगे। एक बार आपको सिर्फ पेपर में खोल के दिखाऊंगा, उसके बाद आप देखोगे सर ये क्या पूछा यूपीएससी ने दिस ईयर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टॉपिक, मुझे लग नहीं रहा था सर इस तरह के टॉपिक जो है यूपीएससी पूछेगा, बट यूपीएससी ने पूछा। और दिखाता हूँ आपको कौन से दो टॉपिक आए थे। टॉपिक फर्स्ट टॉपिक वॉज विद रिस्पेक्ट टू द, आई वुड से, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वेरिएंस और अ डिवियंस। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन था आपका, यस, इंग्लिश इन इंडिया इज अ डेवियंस और अ वेरिएंस। टू सम एक्सटेंट इट्स अ इंडियन सोसाइटी क्वेश्चन, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आया था, ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपका इंडियन सोसाइटी से ही क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या है, देयर इज अ वन पर्टिकुलर पार्ट दैट इज ट्राइबल कल्चर, उसके अंदर ट्राइबल कल्चर है ना। तो ये ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या पूछा है यूपीएससी ने इसमें, क्या ट्राइबल कल्चर बढ़ रहा है इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या ट्राइबल कल्चर घट रहा है इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या ट्राइबल कल्चर को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की क्या ऐसी स्कीम है कि उनके आर्टिफैक्ट्स जो है, उनके ट्राइबल इंडिजिनस जो नॉलेज है, ट्राइबल्स जो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बनाते हैं, क्या हम उसको इंटरनाइज नहीं कर सकते, इंटरनेशनलाइज नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा 26 जनवरी हुई थी, 15 अगस्त जब होती है, मेनली ऑन 26 ऑफ जनवरी, गवर्नमेंट क्या करती है, प्रदर्शनी लगाती है। आपने देखा होगा इस साड़ी, वहां पे आपने देखा होगा जो ट्राइबल्स लोग साड़ी बनाते हैं और भी जो गारमेंट्स बनाते हैं, ऐसी चीज़ें जो बनाते हैं जो उनकी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज से बनती है, तो उसको भी गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए उसकी भी झांकियां लगाई, वहां पे स्टॉल लगाई। ओके, सो दैट दिस ट्राइबल पीपल, दिस ट्राइबल कल्चर, दे विल गेट अ recognition at the international level also and at the national level also। तो झांकियां भी जो हैं, हर एक स्टेट स्पेसिफिक झांकियां भी निकलती थी और ट्राइबल कल्चर की अलग से झांकी निकली थी, आपने देखा होगा 26 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखा करो ये चीजें ना, देखा करो कि गवर्नमेंट फोकस कहाँ पे कर रही है। तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दिस ईयर जो इंडियन सोसाइटी से आ रहे थे। पहला, इंग्लिश इन इंडिया डेवियंस और अ वेरियंस, क्या ये डेवियंस है या फिर वेरियंस है देश के अंदर जो इंग्लिश है। दूसरा, ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो क्वेश्चन तो ये, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, लुक एट दिस, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं 1 मिनट का, देन आई विल मूव टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे लिखा है ना और ये ट्राइबल कल्चर लिखा है, यूपीएससी इस पर्टिकुलर टॉपिक को वैसे एनालिटिकल एबिलिटी के अंडर डाल सकता है, एनालिटिकल एबिलिटी के अंडर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डाल सकता है कि ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ट्राइबल कल्चर के बारे में ना तो ये बोला कि ट्राइबल कल्चर इज डिमिनिशिंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इज इंक्रीजिंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यूपीएससी आपके व्यू जानना चाहता है, इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, इट्स अ असर्टिव स्टेटमेंट। सेकंड थिंग इज कि ग्लोबलाइजेशन पे और भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे क्वेश्चन आया था वीमेन एम्पावरमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। भाई सीएपीएफ का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वीमेन एम्पावरमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, मैं आपको दिखा दूंगा। तो जब ग्लोबलाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन का भी, कभी वीमेन एम्पावरमेंट पे, कभी वीमेन पे इम्पैक्ट, कभी ट्राइबल कल्चर पे इफेक्ट। एक क्वेश्चन आया था, वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया, सॉरी, अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। क्वेश्चन आ चुका है, देखो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन वाज अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन क्या है, हम दूसरे के कल्चर को, दूसरे के रिलीजन को, दूसरे के लाइफस्टाइल को वी आर फॉलोइंग। और ये किस में आता है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर, रिलीजन, बहुत सारे थॉट प्रोसेस, ऑल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और भी इसको वाइडर देखें तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक लिंकेजेस भी होते हैं कंट्रीज के बीच में, कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं। तो अर्बनाइजेशन इज इंडिया इन नथिंग बस ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन टू सम सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। देश के अंदर अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती है तो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है स्टोरी कि ग्लोबलाइजेशन सेंट्रल थीम है, यूपीएससी पूछता है। ग्लोबलाइजेशन के कनेक्शन ट्राइबल कल्चर से भी पूछ सकता है, ग्लोबलाइजेशन का कनेक्शन वीमेन एम्पावरमेंट से भी पूछ सकता है, ग्लोबलाइजेशन का कनेक्शन अर्बनाइजेशन से भी पूछ सकता है। सो इट इज द यूपीएससी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी। एक, दैट इज द कोर ऑफ द
इस दिस पर्टिकुलर टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, ये कोर आपको प्रिपेयर करनी है। अगर ये कोर आपकी प्रिपेयर होगी तो बाकी जो है ये पेरिफेरी है, ट्राइबल कल्चर, अर्बनाइजेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, ये सब पे जो है उसका इम्पैक्ट देखने की कोशिश करेगा। जैसे क्वेश्चन था क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, ये क्वेश्चन था आपका। अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इंडिया के एग्रीकल्चर पे प्लस क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया, उस पे देखने की बात की गई है। यूपीएससी ये जानना चाहता आपसे। तो एक चीज का इम्पैक्ट, एक किसी इवेंट का इम्पैक्ट दूसरे किसी इवेंट के इम्पैक्ट को वो आपको देखना चाहता है। यूपीएससी इस हिसाब से आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी थॉट प्रोसेस चेक करता है। तो ये आपको दिख गया भाई ये क्या था, यूपीएससी ने किस हिसाब से आपके सामने चीजें जो रखी थी। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो विल गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये देखिए आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूं। ये क्वेश्चन आपके सामने जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वीडियो गेम शार्पन द माइंड, ये आपका 2022 के अंदर आया था। सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर ये टॉपिक जो है आपका 2022 के अंदर आ चुका है। वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड 2022 के अंदर आ चुका है। इससे पहले जो वीडियो गेम्स के अंदर क्वेश्चन आया था वो ये था, यूथ इज गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स, शायद वो 2000 यस, एक तो ये था ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है, ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। अनदर क्वेश्चन वाज द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स। तो मेन सोर्स क्या है एडिक्शन का, दैट इज द एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स। उसी पे लोग क्या खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग, उसी पे फिर वीडियो गेम शार्पन द माइंड। एक ही टॉपिक को देखो कितनी तरह से यूपीएससी ने घुमा घुमा के आपसे पूछा है, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो गेम्स, इस हिसाब से। अनदर इज पेरेंटिंग इन कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज, इसको चलो अलग लेते हैं। बट आपको ये सेंट्रल चीज समझ में आ गई कि वीडियो गेम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, एक और क्वेश्चन था द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, सोशल मीडिया कौन कहाँ से यूज किया जाता है, मोबाइल फोन से, सो एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स। तो ये जो कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया है, ये कैसे सोशल रिलेशनशिप पे हमारे इफेक्ट डाल रहा है, एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, कि वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड आर्गुमेंट राइटिंग में आया था। अब आपके पास आर्गुमेंट होने चाहिए इसके अगेंस्ट में लिखने के और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के फेवर में लिखने के। काफी लोग क्या करते हैं, पहले आर्गुमेंट लिखेंगे इसके फेवर में कि वीडियो गेम जो है माइंड को शार्पन करता है। बिल्कुल ठीक है, आप उसके फेवर में लिखिए, बहुत सारी बात आप लिख सकते हो कि वीडियो गेम्स आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाता है, वीडियो गेम्स आपकी थिंकिंग स्किल को बताता है, वीडियो गेम्स आपकी टीम स्पिरिट को एनहांस करता है, वीडियो गेम्स जो है आपकी अटेंशन टू डिटेल्स बताता है, वीडियो गेम्स जो है आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, वीडियो गेम्स आप में अडेप्टेबिलिटी लाता है, वीडियो गेम्स आपसे मेच्योरिटी लाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारे काम तो वीडियो गेम करता है, आपके माइंड को भी शार्प करता है। और देयर हैज़ बीन स्टडी कि वीडियो गेम खेलने से सारी चीज़ें होती हैं। आप जब इंडियन एयरफोर्स का कोई लोग एफकेट के थ्रू या फिर सीडीएस के थ्रू अपीयर हुए होंगे, तो उसमें पायलट बैटरी टेस्ट होता है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर गेम खेलने को दिया जाता है। तो सारे कोऑर्डिनेशन आपको करने पड़ते हैं, हैंड वाले, लेग्स वाले, पैर वाले। आपको वो जो एक बिंदु है वो सेंटर में रखनी पड़ती है उसके, ठीक है, टू चेक योर पर्टिकुलर एप्टीट्यूड, आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है। अगर आपने बहुत सारे वीडियो गेम्स खेले होंगे तो आपके लिए बहुत केक वाक लगेगा। तो दिस वीडियो गेम्स, यस इट डज हेल्प इन शार्पन द माइंड, ये 4-5 पॉइंट आप लिख दोगे। बट एट द सेम टाइम व्हाट यू विल राइट, आप इसमें ये भी लिखोगे कि वीडियो गेम्स जो है माइंड को शार्पन नहीं करते, फिर उसके बारे में आप 4-5 पॉइंट और दोगे। लेकिन अगर आपने 5 पॉइंट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के फेवर में लिखे हैं और आप उन्हीं 5 पॉइंट को क्या कर रहे हो, उसके अगेंस्ट लिख रहे हो, जैसे इसमें लिख दिया वीडियो गेम शार्पन द माइंड, मैंने इसको सपोर्ट कर दिया लिख के कि इट बेसिकली इंक्रीजेज द क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन की क्रिएटिविटी बढ़ा देता है। अगर मुझे अगेंस्ट में लिखना है तो मैं क्रिएटिविटी के अगेंस्ट में नहीं लिखूंगा, मैं स्टेटमेंट के अगेंस्ट में लिखूंगा, पूरी की पूरी स्टेटमेंट के अगेंस्ट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मेजर थंब रूल है, लोग ऐसे ही गलती करके आते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम जब आर्ग्यूमेंट राइटिंग करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग स्टेटमेंट के अगेंस्ट में करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग उसके फेवर और अगेंस्ट में नहीं करते। जो हमने आर्ग्यूमेंट इसमें दिए हैं वो आर्ग्यूमेंट हमने इसी के फेवर में देने हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट के, और वो आर्ग्यूमेंट हमें इसी के अगेंस्ट में देने हैं या फेवर में देने हैं। समझ गए? तो ये था। तो वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड, अगर मुझे इसके अपोजिशन में लिखना होगा तो आपको ये बताना है भाई कि ड्यू टू ओवर एक्सपोजर विद द गेम्स,
क्या होता है, देर आर सर्टेन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हमारी जनरेशन के अंदर राइज हो रहे हैं. वी हैव सीन अ सीवियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिमेंशिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन से के दे आर लेस सोशल चाइल्ड, दे गो इनटू द डिप्रेशन. जो एक और स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, WHO की स्टडी है कि ज़्यादा फ़ोन के यूसेज से हमारा ब्रेन जो है फ्राई हो जाता है. ब्रेन फ्राई समझते हो कि अगर आपने सपोज किसी दिन लेट नाइट तक मूवी देख ली, बहुत ज़्यादा गेमिंग कर ली, कंटिन्यूस आपका स्क्रीन एक्सपोजर होगा, तो आपके दिमाग में वो जो सोचने की जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है. नई चीज़ें लर्निंग आपके दिमाग में नहीं घुसती, ब्रेन जो है फ्राई हो जाता है. तो डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए चाइना के अंदर बहुत सारे कैंप्स हैं डिजिटल डिटॉक्स करके. बहुत सारे लोग जो हैं चाइना के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी के एडिक्शन में हैं और डिजिटल डिटॉक्स करने वो उन कैंप्स में जाते हैं जहाँ पे उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता, कोई गैजेट नहीं होता. तो ये एक सीवियर मेंटल हेल्थ इशू है. अगर हम ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल सी इट. रात को नींद नहीं आएगी ढंग से, यू विल विटनेस मूड स्विंग्स ऑल्सो, डिप्रेशन में जाओगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, डीप स्लीप नहीं आएगी, ओके, मन नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट. तो जहाँ इसके एक तरफ फायदे हैं, दूसरी तरफ इसके हेल्थ में नुकसान है. तीसरी तरफ क्योंकि दिस इज अ एज ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे अगर आप इफ यू आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी जस्ट इन प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो you will be out of the race, and there is a family expectations also, and at the same time you want to play PUBG. What will help? Conflict will happen. और वी हैव सीन सर्टेन स्टोरीज ऑल्सो कि एक मदर ने अपने बच्चे को पबजी या फिर गेम खेलने से मना कर दिया, एंड दैट बॉय किल्ड हिज मदर ऑल्सो. ये बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड देर वॉज अ केस ऑल्सो व्हेन अ बॉय ही परचेज्ड ऑल द वेपन्स. पबजी में जो भी होते हैं, जो हम कुछ उसमें परचेज करते हैं, गन परचेज करना, ये सारी चीज़ें परचेज करना. सो उसने अपने ग्रैंड फादर की जितनी भी पेंशन थी, जितनी भी पेंशन सालों से जो स्टोर हुई थी, वो सारी पेंशन जो है उसने उन चीज़ों को परचेज करने में लगा दिया. लगभग 20 लाख रुपए उसने उड़ा दिए. ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए भाई कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. सेकंड चीज़ देखते हैं, पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी is a challenge. Here the keyword is a challenge. Another thing is parenting. Another keyword is competitive Indian society. खाली इंडियन सोसाइटी से काम भी नहीं चलेगा, बट अ कीवर्ड दैट इज गिवन इज कॉम्पिटिटिव. हाउ इट इज कॉम्पिटिटिव, कैसे है ये कॉम्पिटिटिव, ये भी आपको देखना है कि आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी के कुछ एट्रीब्यूट्स अगर आप बताओगे तो मैं बता सकता हूँ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी आज के टाइम में क्यों है. कल्चर ऑफ कंपैरिजन, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते रहते हैं. कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी के अंदर फैमिलीज और इंडिविजुअल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशनल हो चुके हैं. नो डाउट, अच्छी बात है, एस्पिरेशनल हो चुके हैं. लेकिन एस्पिरेशनल होने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ आर मीगर, अपॉर्चुनिटीज़ आर स्कार्स, जॉब बहुत कम है. जॉब पे आपको लड़ने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए यू नीड टू फाइट करोगे तो क्या होगा, यू विल फील सम सॉर्ट ऑफ एग्जॉशन. और एट द सेम टाइम कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. थर्ड चीज़ इज पेरेंटल एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, राइट. और उसके बाद क्या हो जाता है, कई बार एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो दैट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इश्यूज इन अमंग द स्टूडेंट्स. इसीलिए फिर क्या होता है, वी हैव सीन अ सुसाइड. देयर वाज अ रिपोर्ट बाय NCRB इन 2022 अराउंड, हाँ, it was around 1300 students they attempted suicide. 1300 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है. एंड आई वुड से उसमें से 1300 बच्चों में से अराउंड 98 स्टूडेंट्स, लगभग 98 स्टूडेंट्स दे केम फ्रॉम हायर इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स सच एज IITs, IIMs, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जो हैं, यहाँ से 98 बच्चों ने पिछले 2022 में 98 बच्चों ने सुसाइड किया है. और ऑन एन एवरेज 1300 बच्चे जो हैं 2022 के अंदर सुसाइड कर चुके हैं, राइट. सो दिस इज आई वुड से अ प्रॉब्लम फॉर अस. नाउ कंटिन्यू विद द डिस्कशन. अब पेरेंटिंग इन कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी में 2-3 फैक्टर और बता देता हूं जो आपको डिस्कस करने चाहिए. आर यू अवेयर अबाउट कि सोशल मीडिया पे देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज डिजिटल टच.
है ना। डिजिटल टच भी कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड दैट कि चिल्ड्रंस शुड बी अवेयर अबाउट द डिजिटल टच, कि आप जिससे अगर एक्सपोजर में आ रहे हो, आप किसी अननोन एनोनिमस बंदे से ऑनलाइन बात कर रहे हो, तो यू नीड टू बी अवेयर कि वो फेक हो सकता है, वो गलत आदमी हो सकता है, दे मे हैव एन इल इंटेंशन अगेंस्ट यू। तो आपको वो डिजिटल टच जो है वो आपको सीखने पकड़ समझने पड़ेंगे। फिजिकली तो हम बता सकते हैं गुड टच एंड बैड टच, बट डिजिटल टच भी आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द न्यू थिंग वी शुड ऐड इन द स्कूल करिकुलम बिकॉज ऑफ द करंट टाइम, करंट नीड। तो पेरेंट्स जो हैं कई बार नहीं पता लगा पाते, बिकॉज पेरेंट्स दमसेल्फ दे आर बिजी इन देयर लाइफ। उनकी भी लाइफ थोड़ी सी आई वुड से मिजरेबल टू सम एक्सटेंट, पैसा उनको कमाना पड़ता है, फैमिलीज इश्यूज हैं, पेरेंटल इश्यू उनके पेरेंट्स के साथ भी हैं, उनकी रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं फैमिली में, अगर हम देखें तो हस्बैंड वाइफ के बीच। तो बच्चा खुचा जो जो टाइम बचता है वो बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करके किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं फिर रिक्रिएशन के अंदर। बट जो पेरेंटिंग है वो नहीं हो पाती, बच्चों को वो नई चीज़ें सिखा पाते जो डेली लाइफ में वो इन चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमें सिखानी पड़ेगी कि पेरेंटल कंट्रोल शुड बी देयर, पेरेंटल मॉनिटरिंग शुड बी देयर, कौन कौन सी वेबसाइट्स वो विजिट कर रहे हैं, कौन कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो एक्टिव हैं। ओके, बट पेरेंट्स आर नॉट डूइंग इट बिकॉज देर इज अ टाइम क्रंच। अनदर थिंग इज ensuring social justice is a human right। भाई ensuring social justice ह्यूमन राइट कैसे है, दो तीन चीजें इसके अंदर आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला ह्यूमन राइट क्या होता है, दूसरा सोशल जस्टिस क्या होता है। ह्यूमन राइट्स मतलब बाय द वर्च्यू ऑफ अ ह्यूमन ओनली, आपने जन्म ले लिया एज अ ह्यूमन, बाय वर्च्यू ऑफ अ ह्यूमन ओनली यू हैव सर्टेन राइट, लिबर्टी, फ्रीडम। ओके, इस तरह के राइट्स आपके पास हैं बाय जस्ट बीइंग अ ह्यूमन, बाय द वर्च्यू ऑफ अ ह्यूमन आपके पास ये राइट्स हैं। सोशल जस्टिस के अंदर अगर हम देखें तो सोशल जस्टिस में देर आर सर्टेन थिंग्स सच एज एक्सेस टू रिसोर्सेज। ओके, एक्सेस टू रिसोर्सेज की बात करूँ, किस तरह के रिसोर्सेज, हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू आई वुड से फूड, एक्सेस टू शेल्टर, एक्सेस टू शेल्टर के साथ आप देखोगे और भी जो रिसोर्सेज हो सकते हैं, वाटर। तो ये हो गया एक्सेसिबिलिटी वाला पार्ट। अनदर थिंग इज अपॉर्चुनिटी। सोशल जस्टिस में अनदर थिंग वुड बी अपॉर्चुनिटीज, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज में कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इन आई वुड से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सेम इक्विटी होनी चाहिए, सेम पार्टिसिपेशन आपकी होनी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए। तो दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सोशल जस्टिस में और भी आता है आपका, फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया एक्सेस, सेकंड इज वी डिस्कस्ड अबाउट अपॉर्चुनिटीज, थर्ड वुड बी इन सोशल जस्टिस वुड बी आई वुड से एक बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस में भी, यस, एप्लीकेशन ऑफ अ लॉ। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ अ लॉ, क्या लॉ जो है जिस हिसाब से लॉ अप्लाई हो रहा है, क्या वो बाइज्ड तरीके से अप्लाइड हो रहा है या फिर अनबाइज्ड तरीके से अप्लाइड हो रहा है, तो वो भी सोशल जस्टिस के अंडर जाएगा। ओके, इक्वालिटी इन सोसाइटी के अंडर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एंश्योरिंग सोशल जस्टिस जो है ये एक ह्यूमन राइट ही कहलाएगा। अगर हम सारी चीज़ें लोगों को, आम जनता को अगर हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ ही हम फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को जो जरूरतमंद है, तो दैट शोज वी आर एंश्योरिंग द सोशल जस्टिस एंड दैट विल गिव इफेक्ट टू द ह्यूमन राइट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। ये क्वेश्चन आपका कब आया था, सीएपीएफ 2020 के अंदर। अभी तक देख के आपको पता लगा कि आपको किसी किसी करंट अफेयर बुकलेट में ये सब मिल जाएगा, मिल जाएगा क्या? करंट अफेयर्स बुकलेट सपोज आपने पढ़ भी ली, क्या आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे? just by reading certain booklet, just by reading certain current affairs magazine, would you able to solve these questions? top 3 questions क्या आप सोल्व कर पाओगे? वीडियो गेम्स वाला, पेरेंटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ह्यूमन राइट, नहीं कर पाओगे ना। तो इंडियन सोसाइटी के लिए आपको वो 2 बुक पढ़नी पड़ेगी। इंडियन सोसाइटी क्लास 11th की बुक है, एक पीली सी बुक है, एक नीली सी बुक है, राइट। तो सोसाइटल चेंज वाली एक बुक है, एक वो पढ़ लेना। आई विल शो यू इन द एंड ऑफ द वीडियो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा कि कौन सी वो बुक है। तो वो बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें आपके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। देखो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो ढेर सारे हैं, और वीमेंस के अगेंस्ट क्राइम जो है एक पर्टिकुलर स्टेज से शुरू हो जाते हैं। जब गर्ल चाइल्ड गर्भ में भी होती है
उसको क्या किया जाता है, इन्फेंटिसाइड, ओके, फीटिसाइड, गर्ल्स फीटिसाइड, सेक्स डिटरमाइन करके उसका बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज इज अगर लड़की पैदा हो जाती है इन सर्टेन आई वुड से सोसाइटीज, काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर फिर उसको नेग्लिजेंस किया जाता है, मतलब टाइम पे पानी ना देना, खाना ना देना, सो दैट गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। ओके, उसके बाद फिर चीज़ें आती हैं कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, गर्ल चाइल्ड अगर बड़ी हो जाती है, स्कूल जाने लगती है, तो उसके बाद देर इज़ अ डिफरेंट क्राइम ऑल टुगेदर विच हैपन्स टू दिस गर्ल चाइल्ड्स। स्कूल्स में वी हैव सीन अबडक्शन, schools में we have seen torture, physical harassment, okay, molestation, right? Not only in school but outside the schools also, in societies also we have seen, right? तो उसके बाद ये हो गया, दैट इज द स्टेज। उसके बाद व्हेन द गर्ल इज कॉलेज गोइंग, उसके बाद वी हैव सीन कॉलेज गोइंग गर्ल्स के साथ अ डिफरेंट सेट टुगेदर, डिफरेंट चैलेंजेस हैं। कॉलेज पास करने के बाद अगर वो कहीं पे जॉब करती हैं तो देर इज अ सर्टेन प्रेशर एट द जॉब्स ऑल्सो, सो वर्क लाइफ बैलेंस इज एन इशू, ओके, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस इज एन इशू। फिर अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद यू हैव विटनेस कि डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार बनती हैं, ओके। इफ़ देर इज अ सम सॉर्ट ऑफ फेल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप तो एसिड अटैक भी होता है उनके ऊपर, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। इन एवरी स्टेज गर्ल विटनेस अ डिफरेंट सीन ऑफ क्राइम, ये आपको आना चाहिए। तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो वी हैव सीन domestic violence along with dowry related death also we have seen. So every stage of women is crucial to some sort of a crime, right? बहुत सारे क्राइम जो है एवरी स्टेज पे उन लड़कियों को देखने को मिलते हैं। और ओल्ड एज में फिर आप देखोगे डिफरेंट क्राइम है, नेग्लिजेंस है, जेरियाटिक केयर नहीं है वीमेंस की, दे आर मोर एक्सप्लॉइटेड। और शादी होने के बाद भी अगर रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इक्वालिटी नहीं है वीमेंस को। प्रॉपर्टी मैक्सिमम टाइम्स जो है मेल्स के नाम ही होती है। इफ़ द प्रॉपर्टी इज मेनली इज रजिस्टर्ड ऑन द नेम ऑफ अ मेल, सो द चांसेस ऑफ टेकिंग क्रूशल डिसीजन वो वीमेंस के हाथ में नहीं होते वो क्रूशल डिसीजन, बिकॉज वीमेन डू नॉट हैव द व्हाट, वीमेन डू नॉट हैव द दैट कैपेबिलिटी और दैट एम्पावरमेंट, सो टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बिकॉज दैट डज नॉट अलाउ यू। आपके पास ना पैसा है, ना रजिस्ट्री है, ना कुछ है, तो वो क्या करते हैं, हमेशा विमेंस को नेग्लेक्ट रखते हैं कि इनके पास जो पावर नहीं आए कैसे ना कैसे करके, ओके। तो ये हो गया। तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, मैंने सिर्फ थ्योरी बताई, मैंने करंट अफेयर्स का इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। करंट अफेयर्स का आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स के बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। दिल्ली गैंगरेप, हथरस केस, दिशा एनकाउंटर केस हैदराबाद में हुआ था जो, उसके बाद यू कैन ऑल्सो राइट वेरियस केसेस सच एज रिसेंट केसेस भी हुआ है, आरजे कर मेडिकल कॉलेज केस, उसके बाद और भी केसेस हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं कि वीमेंस आर जनरली अ विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेशन। मेल डोमिनेशन इज अ साइकी, मेल डोमिनेशन इज अ साइकी, पेट्रियार्की इज अ साइकी, एक साइकी है कि विमेंस को वी कैन नॉट गिव मच ऑफ द आई वुड से एम्पावरमेंट, बिकॉज अगर ये क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, ये इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ तालिबान ऑल्सो। सो तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर वीमेन्स आर ओनली अलाउड टू स्टडी अप टू द क्लास ऑफ फोर्थ या सिक्स क्लास तक ही उनको पढ़ाई करनी जो है अलाउड है। तो मलाला यूसुफी वाला केस आप पढ़ लेना, आई थिंक शी वॉज अवार्डेड नोबल पीस प्राइज। उसके बाद हम आते हैं द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज। जुवेनाइल कौन होता है, जुवेनाइल, हु इज जुवेनाइल, बिलो द एज ऑफ 14। हर एक इंडिया के अंदर जुवेनाइल को लेके डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हैं। जुवेनाइल को लेके अगर हम देखें तो चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 14, जुवेनाइल इज समथिंग 14 to 18 के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। सो एनी पर्सन who involved in certain activities, anti-social activities or activities which are against or in a conflict with the law, तो उन बच्चों को हम बोलते हैं जुवेनाइल, ओके। दैट पर्टिकुलर पर्सन who is in conflict with the law, that particular child is called as juvenile। आज के टाइम में मैंने देखा द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, क्योंकि बच्चों को हम जो है गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग जुवेनाइल इन, वी आर यूजिंग चाइल्ड इन पोर्नोग्राफी, वी आर यूजिंग चाइल्ड इन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
राइट। किडनी ऑर्गन ट्रैफिकिंग के अंदर भी यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग चाइल्ड इन ड्रग स्मगलिंग, वी आर यूजिंग चाइल्ड इन आर्म स्मगलिंग, वी आर यूजिंग चाइल्ड इन लिकर स्मगलिंग, वी आर यूजिंग चाइल्ड इन ब्राइबरी, वी आर यूजिंग चाइल्ड इन आई वुड से बेगिंग, भीख मांगने में भी दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए। वी आर यूजिंग चाइल्ड इन सर्टेन एक्टिविटीज सच एज साइबर क्राइम। जमतारा मूवी आपने देखी होगी, पहला ही सीन है पहले एपिसोड के अंदर, बच्चे जो हैं 18 साल से कम की उम्र के होते हैं और पुलिस जब उनको वहां पे लेके जाती है तो जज साहब एक ही बात पूछते हैं, बच्चे की उम्र कितनी है? वो कहते हैं सर 17 साल है। तो 18 साल से बच्चा अगर कम है तो वो जुवेनाइल बोर्ड के अंदर ही जाएगा, या फिर वो केस ही वहां पे फाइल नहीं होता है, या फिर कोर्ट उसको एंटरटेन ही नहीं करती है। तो ये जो है, ये लूप होल जो है जुवेनाइल को हम एज एन वी कैन यूज जुवेनाइल इन सर्टेन मैटर्स, जहाँ पे लॉ को हम बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लॉज जो हैं, काफ़ी लॉ जो हैं जुवेनाइल या फिर बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में ये ऑर्गेनाइज ग्रुप के जो लोग होते हैं, आप देखोगे ड्रग्स माफिया, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों को। अगर उनको कोई कंसाइनमेंट भेजना है, कोई ड्रग्स की पेडलिंग करनी है, तो दे कैन एम्प्लॉय दिस चाइल्ड। उसके साथ ही जैसे आप देखोगे दिस चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ ह्यूमन शील्ड, जैसे बोको हराम इसको यूज करती है। जब बच्चों को एज एन ह्यूमन शील्ड यूज किया जाता है, अगर कहीं पे कोई कॉन्वॉय जा रहा है, सपोज आई वुड से कोई टेररिस्ट आउटफिट्स आपको दिख गए हैं, कुछ लोग आपको दिख गए हैं, सो दीज टेररिस्ट आउटफिट दे एम्प्लॉय दिस फुट सोल्जर्स कॉल्ड एज चाइल्ड। इन बच्चों को हम अपने आगे रखते हैं एज अ शील्ड, सो दैट द डिफेंस फोर्सेस और द आर्म्ड फोर्सेस वुड नॉट अटैक दिस टेररिस्ट आउटफिट्स, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से इन जुवेनाइल का अब्यूज हो रहा है। बोको हराम इसको करता है, ड्रग पेडलिंग में भी करता है, बहुत सारी चीज़ों में करता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग में भी करता है, राइट। सो दिस इज देयर। 2019 के अंदर पूछा था। अनदर थिंग इज ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। हाउ इट इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, 2019 के अंदर पूछा है भाई। ऑनलाइन गेमिंग फर्स्ट कीवर्ड, सेकंड इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम गेम खेलते हैं, गेम खेलने से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी तो बढ़ती है, नो डाउट, बट ज़्यादा एक्सपोजर विद रिस्पेक्ट टू द गेमिंग, फिर हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, परफॉर्मेंस डाउन होती है। नो डाउट इट इज़ वेरी एडिक्टिव। पबजी जैसा गेम, ब्लू वेल जैसा गेम, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो जानलेवा हैं, बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कई बार। सो ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। देर आर सर्टेन फैक्टर यू नीड टू मेंशन हाउ इट इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ। जो हम टाइम जो स्पेंड कर सकते थे, जो हम अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते थे, टाइम एनर्जी, वी आर जस्ट स्पेंडिंग दैट एनर्जी ऑन प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। प्रोडक्टिव चीज़ों पे ना स्पेंड करके, हेल्थ पे ना स्पेंड करके, एजुकेशन पे ना स्पेंड करके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ना स्पेंड करके, वो टाइम, वो सारा का सारा जो टाइम है हम किस पे स्पेंड कर रहे हैं? ऑनलाइन गेमिंग पे, सो दैट टू गेट सम वर्चुअल अचीवमेंट्स ओनली, सिर्फ एक वर्चुअल अचीवमेंट के लिए कि यू नीड टू रीच एट दिस पर्टिकुलर रैंक, आपको इस रैंक पे पहुंचना है। सब जो पबजी में देर आर सर्टेन रैंक्स, ओके, डायमंड, मे बी गोल्ड, और देर आफ्टर क्राउन, देन कम्स टू द एस, देन गोज टू द कॉन्करर, राइट। सो जस्ट for these virtual achievements they sacrifice their most of the time. So online gaming is dangerously attractive to youth and there are major stakeholders also. Gaming industry बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट ने उस पर 18% का टैक्स ठोक दिया वैसे ही ऑलरेडी ऑनलाइन गेमिंग पे। तो 18% के टैक्स स्लैब में ऑलरेडी आ चुकी हैं गेमिंग, क्योंकि इसके अंदर जो डिजिटल, अगर हम देखें, वर्चुअल एसेट्स भी हैं ऑनलाइन गेमिंग के अंदर। देयर आर वर्चुअल एसेट्स, राइट। जब आप गेम की स्ट्रीमिंग्स देखते होगे तो उसमें होता है ना कि उसने उसको ये गिफ्ट कर दिया, इतनी महंगी चीज़ उसने उसको गिफ्ट कर दी, ये उसने उसको गिफ्ट कर दिया। सो देयर आर वर्चुअल एसेट्स ऑल्सो ऑनलाइन। तो उन वर्चुअल एसेट्स को गवर्नमेंट ने उस पर 18% तक का GST लगा दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेक होल्डर्स इसके अंदर कौन कौन है? बच्चे, गवर्नमेंट, प्लस दिस गेमिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो सबको रिस्पॉन्सिबली इसके अंदर एक्ट करना है, गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना है। दिस गेमिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड टू एंश्योर सर्टेन सेफगार्ड्स फॉर द चिल्ड्रन। अब तो पबजी के अंदर 6 घंटे की वो आ गई है कि 6 घंटे से ऊपर आप नहीं खेल सकते वन पर्टिकुलर आईडी के अंडर, बट उससे पहले कोई सीलिंग नहीं थी टाइम की कि आप कितना ही गेम खेलो, पहले ऐसा नहीं था। तो दिस इज ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, ये हमने देख लिया। नाउ कम्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। लेट्स सी कितना टाइम हो गया। हाँ, वीडियो ठीक है। अनदर टॉपिक इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सोशल रिलेशनशिप पे क्या है, हमें ये ट्रेस करना है।
2019 के अंदर आया था क्वेश्चन, क्या आप किसी किताब से कर सकते हो इसको? क्या आप किसी करंट अफेयर्स बुकलेट से कर सकते हो? आप थॉट प्रोसेस ठीक होनी चाहिए। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सोशल रिलेशनशिप पे क्या है? सोशल मीडिया सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे हम एक दूसरे की पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, राइट? अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर पोस्ट है दैट कैन इंस्टिगेट सर्टेन इमोशंस इन यू, दैट विल पुट यू इन सर्टेन स्टेट, डिप्रेसिव स्टेट, जहां पे आपको ये दिखाया जाए यू वुड बी इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ अ कॉम्पिटिशन दूसरे से, दूसरे की लाइफ से, तो कंपटीशन कल्चर बढ़ जाएगा। और दूसरे की हाई फ्लाइंग लाइफ देख के व्हेन यू सी योर लाइफ यू विल फील डिप्रेस्ड, तो है मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं। देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ एनवीनेस, ये भी हो सकती है। अंडर दिस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, तो सोशल रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, दैट इज द वन फैक्टर। अनदर फैक्टर इज ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेरियस न्यूज आर शेयर्ड। किस तरह की न्यूज? सेंसिटिव न्यूज, डीप फेक न्यूज दैट विल डिस्टर्ब द कम्युनल हार्मनी ऑफ दैट एरिया, such as give an example of Muzaffarnagar riots, give an example of Northeast Delhi riots, ये example भी दे सकते हो इसके अंदर। So these social medias can be act as a tool by this anti-social elements, by terror outfits, by I would say certain section of the society which are deviant, वो इसको यूज कर सकते हैं टू बेसिकली स्प्रेड रूमर इन द सोसाइटी और टू डिस्टेबलाइज द सोसाइटी। तो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, इस हिसाब से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रिजर्वेशन पे। द रिजर्वेशन सप्रेसिस सिविल डायनेमिज्म, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2018 के अंदर, राइट? रिजर्वेशन सप्रेसिस सिविल डायनेमिज्म, हाउ रिजर्वेशन सप्रेसिस सिविल डायनेमिज्म। सिविल डायनेमिज्म का मतलब क्या है? अगर यही नहीं समझ पाए तो इसको कर ही नहीं पाओगे। सिविल डायनेमिज्म का मतलब क्या है? हाउ रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनेमिज्म। ओके, तो सिविल डायनेमिज्म को जब आप स्टडी करोगे, सिविल डायनेमिज्म इट्स जनरल मीनिंग इज कि सोसाइटी के बीच में कितना इंटर रिलेशन बेटर है, कितना एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, कितना एक दूसरे में फेथ है, कितना एक दूसरे की नेटवर्किंग है, राइट? तो सिविल डायनेमिज्म गोज इन दिस डायरेक्शन, बट रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनेमिज्म बिकॉज इफ वन कम्युनिटी इज ओनली रीपिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, तो सेकंड कम्युनिटी वुड बी कम इन a mutually antagonistic relation with that particular community, so they starting to look that community with some हीन भावना, ठीक है? इस भावना से उसको देखेंगे। सो दैट इज देयर कि रिजर्वेशन जो है सिविल डायनेमिज्म को जो है थोड़ा सा सप्रेस करता है, इस डायरेक्शन में आपको ये लिखना है। दूसरा, आप इसको काउंटर भी कर सकते हो कि रिजर्वेशन इज नॉट सप्रेसिंग सिविल डायनेमिज्म ऑल्दो इट इज ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। ऑलरेडी जो सेक्शन है सोसाइटी का जो ऑलरेडी ऑप्रेस्ड है, जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, रिजर्वेशन इज गिविंग देम सम सॉर्ट ऑफ अ एडवांटेज, some sort of a level playing field so that they can earn some money, they can earn some respect also in the society, okay? एक level playing field उनको देता है। तो इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हो। नाइन्थ टॉपिक इज सिविल रॉन्ग emerging from religious bigotry constitutionally punishable। सिविल रॉन्ग जो emerge हो रहे हैं from religious bigotry, they are constitutionally punishable, okay? What are civil wrongs? Religious bigotry क्या होता है? What is religious bigotry? What is it? ये आप लोगों के होमवर्क है। यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स रिलीजियस बिगोटरी। अगर आपने इसकी डेफिनेशन दे दी तो आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन दे दी रिलीजियस बिगोटरी क्या होता है, इन द कमेंट सेक्शन आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन 20 मिनट्स इन द नेक्स्ट क्लास। हियर इट वुड बी डिफिकल्ट टू टेल यू। नेक्स्ट इज द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। ये जो है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, हम इसको इंडियन सोसाइटी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। वाई द What are the things that count as being civilized? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें civilized सोसाइटी या फिर civilized I would say सोसाइटी हमें दिखाती है, ठीक है? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहाँ भी बोल सकते हो कि हमारे वहाँ पे बहुत पहले अर्बनाइजेशन आ चुका था, हमारे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कल्चर थे, एडवांस कल्चर था। एक तो वो लिख सकते हो। दूसरा इसके अंदर लिख सकते हो कि आज के टाइम में भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिविलाइज्ड बनाती हैं। क्या हम साफ़ सफाई रखते हैं अपने आसपास, सैनिटेशन इंश्योर करते हैं, क्या वो सिविलाइज्ड है? कोविड के टाइम में हमने दूसरे लोगों की हेल्प की, ठीक है? तो क्या वो हमें दिखाता है कि हम सिविलाइज्ड हैं? उसके बाद हमने देखा कि इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द पीपल ऑल्सो, इट कैन गोज अप टू द स्टेट और नेशनल लेवल ऑल्सो। इन द कोविड टाइम्स इंडिया एक्ट एज अ विश्व गुरु, इंडिया एक्ट एज अ हेल्प टू अदर स्मॉलर नेशन। हमने वहाँ पे वैक्सीन सप्लाई की उनको। इंडिया ऑल्सो एक्ट एज अ
फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ इन एनी सॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर। नेपाल में अर्थक्वेक आता, टर्की में अर्थक्वेक आता, तो इंडिया वुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू सेंडिंग द रिलीफ मटेरियल। दैट शोज इंडिया इज अ सिविलाइज्ड कंट्री। तो इस तरह से आप चीज़ें बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें बना सकते हो। देर इज़ नो एंड टू इट एंड इट इज़ द मोस्ट आई वुड से ना ईजी टॉपिक जहाँ पे अपनी पूरी क्रिएटिविटी आप लगा सकते हो, बट आपको एक बार चैनलाइज करना होगा। वी जनरली डिस्कस दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स इन क्लास। यहाँ पे मुझे नहीं पता किस टाइप की ऑडियंस यहाँ पे देख रही है, दे आर एबल टू रिलेट इट और नॉट, आपके ऊपर से जा रहा है नहीं जा रहा है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ हाईली डेडिकेटेड ग्रुप, आप समाधान 4.0 का क्या कर सकते हो, पार्ट बन सकते हो। यहाँ पे हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करूँगा, फ्री के ज्ञान की वैल्यू नहीं है। आई विल नॉट डिस्कस इट हेयर, यहाँ पे मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। नेक्स्ट इज द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स। दोबारा से आ गया भाई, ये गेमिंग से कनेक्ट कर लेना। अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। आज के टाइम पे इंडिया में अर्बनाइजेशन जो हो रही है, इट्स अ रेस टू ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा है वेस्टर्नाइजेशन के अंदर दैट वाज अ डिमांड, वहाँ पे डिमांड थी अर्बनाइजेशन की, वहाँ पे कल्चर इवॉल्व हुआ है उस हिसाब से अर्बनाइजेशन की तरफ। लेकिन इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द इंडिया कहाँ बसता है, गाँव के अंदर बसता है, ठीक है, गाँव में ही बसता है मेजोरिटी ऑफ द इंडिया, दैट इज द ट्रूथ। बट सीइंग द अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज, मैक्सिमम population is flying towards urban areas for the sake of reaping the benefit of a better education, better health, better employment opportunities, for the sake of anonymity in that particular society। काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी कपल जो हैं शादी करके अर्बन एरियाज में रहना चाहते हैं, बिकॉज दे enjoy the anonymity here, ओके, एंड दे enjoy the anonymity, no interference in their टाइप, कोई रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं है, देर उनके रहने के तरीके में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जैसे वो रहना चाहे वो रह सकते हैं। दैट इज वाई द अर्बनाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन टू सम सॉर्ट ऑफ। बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो मेंशन कि आज के टाइम में अर्बनाइजेशन जो है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन नहीं हो रही। टेक एन एग्जांपल ऑफ बेंगलोर, जहाँ पे बहुत सारी लेक्स होती थी, वो लेक्स के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब जो वाटर जो होता था बारिश के टाइम में, वो लेक्स जो एब्जॉर्ब करती थी, पर्कोलेट करता था, वाटर टेबल रिचार्ज होती थी। एक तो बेंगलोर में अब क्या हो गया, पानी की किल्लत होगी, दूसरा उस एरिया में फ्लड आती है। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल। दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए, आज के टाइम पर हीट आइलैंड बन गया है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है। दिल्ली के अंदर यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, झुग्गियाँ वहाँ पे बन गई हैं, स्लम्स वहाँ पे बन गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीज इन नंबर्स। भाई न्यूक्लियर फैमिली पे क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कभी नहीं आया। जो न्यूक्लियर फैमिलीज का जो ट्रेंड है इंडिया के अंदर, दैट विल गोइंग टू मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीज इन नंबर। 2016 में ये ट्रेंड देखा गया था और आज भी हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज जैसे मैंने बताया देयर आर सर्टेन फैक्टर्स अटैच टू इट। पहला, अर्बन एरियाज के अंदर रहना इट इज़ कॉस्टली। इफ़ यू वांट टू मूव टू अर्बन एरियाज विद योर फैमिली, यू नीड टू टेक इन अ सेपरेट अकोमोडेशन। आपका खुद का ही काम नहीं चल रहा किराए का, आप अपने परिवार वालों को कैसे रखोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकोमोडेशन इज कॉस्टली। सेकंड थिंग इज हेल्थ केयर इज कॉस्टली। थर्ड थिंग इज एजुकेशन इज कॉस्टली। फोर्थ थिंग इज खाना पीना, वो भी कॉस्टली है। ट्रैवलिंग इज ऑल्सो कॉस्टली। सो इसके अंदर जो लिखा है कि ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम इन इंडिया इंक्रीज इन नंबर्स टू सम एक्सटेंट है, दिस इज अ रियलिटी, बट देर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि इसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज को। पहली चीज़ ये होगी कॉस्टली एक्सपेंडिचर इन अर्बन एरियाज। जो प्लान करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज के अंदर, कई बार फैमिली को नहीं लेके जा सकते ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। सेकंड थिंग इज क्लेश, फैमिली में क्लेश भी होता है, सो दे वांट टू रिमेन सेपरेट विद द फैमिली मेंबर्स सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर करियर। सो क्या करते हैं वो, इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं। दे डू नॉट वांट टू ड्रेन देयर एनर्जी इन अननेसेसरी डिस्कशंस। इसीलिए क्या होता है, इंडिविजुअलिस्टिक एंड मोर अपॉर्चुनिटिस्टिक नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल makes them to live in a nuclear setup, न्यूक्लियर फैमिली सेटअप के अंदर जाना चाहते हैं वे। सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज के, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ ए बून देन बेन। इंडिया के अंदर लार्ज पॉपुलेशन जो है वो मोर ऑफ ए बून है या बेन है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आया था। लार्ज पॉपुलेशन होना कोई अभिशाप तो नहीं है। लार्ज पॉपुलेशन, अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत बढ़िया है। अगर लार्ज पॉपुलेशन है, कोई काम नहीं कर रहा, सब 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, शाम को घूम के आ रहे हैं, दैट इज़ अ लाइबिलिटी। बट लार्ज पॉपुलेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग। लार्ज पॉपुलेशन विल ओनली ड्राइव द डिमांड, कंजम्पशन की डिमांड बढ़ाएगा। बट अगर पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल बहुत बढ़िया है, ब्रेन है, इसराइल का एग्जाम्पल देख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस नोबेल अवार्ड गोज टू द इसराइलीज।
मैक्सिमम नंबर देख लेना, कितने भी अवार्ड अगर आप देखोगे आज की हिस्ट्री में, नोबेल अवार्ड मैक्सिमम गोज टू इजराइलीज। छोटी सी कंट्री है यार, पूरे मिडिल ईस्ट में धुआं उठा रखा है उसने। तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ अ बेन देन बून। अगर जब आप इसको बून की बात करोगे, चाइना वॉज वंस अपॉन अ टाइम वन ऑफ द आई वुड से पॉपुलस कंट्री। तो उसकी पॉपुलेशन जो है उसको, अपनी पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी चीज़ जो है, उसने गरीबी कम कर ली अपने पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। अब इंडिया भी इस तरफ मूव कर रहा है कि हम अपनी लार्ज पॉपुलेशन को कैसे हार्नेस कर सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन इज़ देयर, उसके साथ बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जिसमें हम स्किल करके उनको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को बाहर दूसरे देशों के अंदर। सो रादर देन मेकिंग लार्ज पॉपुलेशन एज अ लाइबिलिटी, वी कैन कन्वर्ट दैट पॉपुलेशन इनटू अ बून। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो विल डिस्कस इट। एसिड अटैक ऑन वीमेन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस किया हमने। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये क्वेश्चन भी हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो देख लो, ध्यान से देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, डोमेस्टिक अटैक ऑन वीमेन। अब इसके बाद जल्दी हम दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं, देन विल एंड द वीडियो बिकॉज वीडियो इज गोइंग सुपर बिग। हाँ, एसिड अटैक हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट। भाई क्या जॉब ही सबसे इंपॉर्टेंट है या फिर डेवलपमेंट? मतलब डेवलपमेंट किस तरह की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट या फिर पर्सनल डेवलपमेंट? किस तरह की डेवलपमेंट? यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट इट इज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सेकंड थिंग इज, क्या डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ ए जॉब मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट मतलब भाई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, सोसाइटी के अंदर हार्मनी है या नहीं है, क्या सोसाइटी के अंदर डिसहार्मनी है, क्या सोसाइटी के अंदर आज भी दंगे होते हैं, क्या सोसाइटी के अंदर आज भी म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है? सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर आज भी इक्वालिटी है या नहीं है, एक्सेसिबिलिटी है या नहीं, चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस है या नहीं। तो सोशल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द आई वुड से इंट्रिंसिक फीचर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होनी चाहिए बट सस्टेनेबल होनी चाहिए, जॉब्स भी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बट सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, समाज का भी उत्थान होना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट में है कि हमने रोड तो बना दिए, हमने जॉब भी बना दी, लेकिन वीमेंस का स्टेटस आज भी क्या है, वही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है। वीमेंस को आज भी हम एज अ कमोडिटी ट्रीट कर रहे हैं, चाइल्ड को हम आज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओल्ड एज पीपल को हम आज भी वो केयर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इसमें लेके आ सकते हो कि सोशल डेवलपमेंट का मतलब है हर एक का उद्धार होना। ठीक है, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ट्रांसजेंडर से लेके ओल्ड एज से लेके और इवन आई वुड से पर्सन विद डिजेबिलिटीज, उनको भी क्या करना चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कास्टलेस सोसाइटी बिकम डिस्टेंट थ्रू इश्यूज रेज्ड बाय रिजर्वेशन पॉलिसीज। देखो, हमारा तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी कंट्री है कास्टलेस सोसाइटी की तरफ जाए, कि जाति वाति टूट जाए। जाति नहीं होनी चाहिए, जाति टूट जानी चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज जो हैं ये जातियां टूटने नहीं देती, जातियां और भी कंसोलिडेट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। व्हेन यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद वन पर्टिकुलर थिंग, एक कम्युनिटी से आप आइडेंटिफाई करते हो और आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये रिजर्वेशन बेनिफिट है, तो आप उस कम्युनिटी के साथ खड़े होंगे इररिस्पेक्टिव उनका कोज अगर ठीक है या नहीं है, उनका मुद्दा सही है या नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट यू थिंक कि मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। ओके, क्योंकि मेरे म्यूचुअल या फिर मेरे पर्सनल इंटरेस्ट जो है इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर है, इररिस्पेक्टिव मुद्दा सही है या गलत है। तो कास्टलेस सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, लेकिन रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज जो हैं, रिजर्वेशन जो जैसी पॉलिसीज, उससे पैदा होने वाले जो इश्यूज हैं, ये हमारे लिए कास्टलेस सोसाइटी तक जाना उस ड्रीम को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देता है। तो इस बारे में इसकी बात हो रही है। अनदर टॉपिक इज वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया सो फार एन अर्बन फिनोमिना। ये देख लीजिए, तो किया क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट प्लस अर्बनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पूछ लिया। एक बार यूपीएससी ने ऐसे भी पूछा दूसरे एग्जाम के अंदर, वीमेन एम्पावरमेंट एंड अर्बनाइजेशन, वीमेन एम्पावरमेंट एंड अर्बनाइजेशन, बस उसने एंड यहाँ पे लगा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये एनालिटिकल स्किल का है। अनदर इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इन इंडिया इज अ क्रिटिकल नीड, क्योंकि इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आज के टाइम में इंडिया पॉपुलेशन जो पॉलिसी है वो नई आनी चाहिए, नई रिवाइव होके आनी चाहिए। लास्ट पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी मुझे बताना इंडिया की, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे मेंशन करना कि इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी। उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इन इंडिया इज अ क्रिटिकल नीड, क्यों है क्रिटिकल नीड, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है भाई आज के टाइम में। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। रिसोर्सेज कौन से, पानी के भी, हेल्थ केयर
पे प्रेशर पड़ेगा। तो हमें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमें इंडिया की क्रिटिकल नीड को फुलफिल करना है। अगर पॉपुलेशन सपोज ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो क्राइम इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज पॉवर्टी इज़ द जेनेसिस ऑफ ऑल सोशल प्रॉब्लम्स सच एज वीमेंस को हम मिसट्रीट करते हैं। जनरली देखोगे कि पुअर सोसाइटी के अंदर ज़्यादा होता है। अगर स्लम्स देखोगे जहाँ पे पॉवर्टी है, दैट इज़ द एपिसेंटर ऑफ ऑल क्राइम्स। पैटी थेफ्ट्स, बीमारियाँ भी सबसे ज़्यादा स्लम्स में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इंडिया इज़ अ क्रिटिकल नीड, बिकॉज अगर पॉपुलेशन जो है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर और बिलो पॉवर्टी लाइन, हमारे लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीमेन एम्पावरमेंट और नेशनल डेवलपमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट और नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगी? कनेक्ट कर पाओगे इसको? ये भी कनेक्शन का एनालिटिकल स्किल का क्वेश्चन है। डिड द मॉडर्न मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सोशल मीडिया से दोबारा क्वेश्चन आ गया, डिड द मॉडर्न मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड द इंटरनेट पोजेस थ्रेट टू अवर कल्चर एंड सोसाइटी? क्या हमारे कल्चर और सोसाइटी पे आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, और एक्सपोजर टू आउटसाइड वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन है, क्या ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट हमारे सोसाइटी के ऊपर थ्रेट पोज करता है, नहीं करता है? मुझे बताओ आप। करता है भाई, नो डाउट करता है। वी आर एक्सपोज, सुपर एक्सपोज टू आउटसाइड वर्ल्ड। हमारी थिंकिंग जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती जा रही है। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग अवर फेस्टिवल एज वी यूज टू डू, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग अवर एल्डर्स एज वी यूज टू डू, वी आर नॉट इंटरेक्टिंग विद अवर सोसाइटी एज वी यूज टू डू। देर आर सर्टेन चेंजेस। ओके, बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुक्ताओ मूवमेंट इज देयर, फेमिनी इज देयर, राइट, फेमिनिज्म इज देयर, मुक्ताओ मूवमेंट इज देयर, बहुत सारी मूवमेंट ये लोगों ने चलाई है, पता नहीं क्या क्या है। अनदर थिंग इज प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन सोसाइटी। ये क्वेश्चन आपका देखिए, प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन सोसाइटी 2010 के अंदर ये आ चुका है। एक क्वेश्चन प्लूरलिज्म से ही रिलेटेड आया था, द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन 2023 में आया था, शायद 2023 में आया था, द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये प्लूरलिज्म पे ही बेस्ड है। प्लूरलिज्म इसी को ही बोलते हैं कि डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लिविंग स्टाइल, एवरी कल्चर नीड टू बी चेरिस्ड। वो प्लूरलिज्म कहेगा। प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी। द रोल ऑफ मीडिया इन अवर सोसाइटी, इजी वन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 2003 के अंदर आया था। तो हमने लगभग 26 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसमें आपको क्या दिखाया, मुझे ये बताओ, इसमें आपको मोटा मोटा क्या गणित समझ में आया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? अगर मैं पूछूं आपसे, हम्म, आपको इसमें क्या समझ में आया? मेजर थीम कौन कौन सी निकली हैं आपके दिमाग में? व्हाट आर द मेजर थीम्स इंडियन सोसाइटी में? मेजर थीम क्या आई है? पहली, ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपको प्रिपेयर करना है। थर्ड थिंग इज, सेकंड थिंग इज अर्बनाइजेशन। भाई अर्बनाइजेशन भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद और क्या प्रिपेयर करना है आपको? पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए पॉपुलेशन के। कौन कौन से क्वेश्चन थे पॉपुलेशन के? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओके, लार्ज पॉपुलेशन इज अ बून और बेन। तीन क्वेश्चन मैंने आपको पॉपुलेशन के दिखा दिया, तो पॉपुलेशन का यहाँ से आ गया। अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन आ चुका है। वीमेन एम्पावरमेंट इज सो फार एन अर्बन फिनोमिना, अर्बनाइजेशन। वीमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, चलो वो अलग है। अर्बनाइजेशन इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, आ गया। अर्बनाइजेशन, हाँ हाँ, देयर वाज अ क्वेश्चन, यस देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द हैजार्ड इन अर्बनाइजेशन, ठीक है। देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2018, आई थिंक 2018 और 2020 के अंदर पूछा था। अर्बन एरियाज, द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन ऑन हेल्थ, इस हिसाब से था कुछ, ओके। मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा वो पर्टिकुलर, बट अर्बनाइजेशन से हैजार्ड वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अर्बन एरियाज के अंदर हैजार्ड जो है एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और आवर सराउंडिंग और सोशल बीइंग। तो ये हो गया। ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन आ चुका है। तो तीन मेजर थीम मैंने आपको दिखाई। उसके बाद आप क्या देखोगे? फैमिली से क्वेश्चन आ चुका है। फैमिलीज आपको पढ़नी पड़ेगी भाई। फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिक देखूं,
तो वीमेन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, चाइल्ड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। वीमेन के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आए? क्राइम अगेंस्ट वीमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, क्वेश्चन वाज देयर। वीमेन के ऊपर कौन सा क्वेश्चन आया है? एसिड अटैक क्वेश्चन वाज देयर, डोमेस्टिक वायलेंस क्वेश्चन वाज देयर। उसके बाद एक और क्वेश्चन था वीमेन के ऊपर, द एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस और द प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द स्पोर्ट्स, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? चाइल्ड के ऊपर क्वेश्चन आया है, चाइल्ड लेबर पे। चाइल्ड के ऊपर क्वेश्चन आया है डेलिक्वेंसी पे, ठीक है, जुवेनाइल, राइट, राइज इन जुवेनाइल अब्यूज। तो चाइल्ड इज देयर। ओल्ड एज पे क्वेश्चन आ चुका है, ओल्ड एज पे, ओल्ड एज पीपल। उसके बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि दीज टेक्नोलॉजीज आर वेरी डिसरप्टिव। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ यहाँ पे। सो दीज काइंड ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज सच एज, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज? अब मुझे लग रहा है एआई पे आ सकता है। एआई पे CSF ACLDC में आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बून और बेन, एआई पे आ चुका है। दूसरा, टेक्नोलॉजी सच एज सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी सच एज डीप फेक्स, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं दिस टेक्नोलॉजी रिलेटेड? एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स, ओके, एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स। गेमिंग पे क्वेश्चन आ चुका है 2 बार। गेमिंग पे कौन कौन सा क्वेश्चन आया है? गेमिंग पे वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड, ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली एडिक्टिव टू यूथ। उसके बाद एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स पे आ चुका है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। सोशल जस्टिस, यू नीड टू प्रिपेयर, अनदर थीम इज सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। बस अगर आपने ये इतना कर लिया तो आपका काम चल गया। सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, ये आपने अगर इतना सिलेबस, ये 9 टॉपिक आपने कर लिए तो आपका काम चल गया। लगभग यहाँ से रिपीट हो रहा है, मैं वो क्वेश्चन नहीं लिख रहा जो रिपीट नहीं हो रहे। सोशल जस्टिस पे मुद्दे रिपीट हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स पे मुद्दे रिपीट हो रहे हैं, वीमेन पे मुद्दे रिपीट हो रहे हैं, गेमिंग पे, टेक्नोलॉजी पे, सोशल मीडिया पे मुद्दे रिपीट हो रहे हैं। तो ये आप एक बार कर लो, बेसिक मुद्दे कर लो, बेसिक थीम कर लो। और मैं करने क्या वाला हूँ आपको बता देता हूँ। सून आई वुड बी लॉन्चिंग अ बैच जिसमें आई विल ट्राई टू डिक्टेट ऑल दीज इशू थीम वाइज। एक बार आपने वो थीम प्रिपेयर कर ली, उस थीम पे आपको पहले से ही एक मटेरियल आपके पास होगा, एंड दैट वुड बी द जेन्युइन मटेरियल, जो एक पूरा का पूरा आप देखोगे, एक बोल सकते हो कि अम्ब्रेला मटेरियल होगा। वो आपने कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो विद योर सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। आपके अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर वो मटेरियल आपने पढ़ लिया तो मुद्दे उसमें डिस्कस होंगे, PYQs उसमें डिस्कस होंगे। आई एम नॉट गिविंग मच इन्फॉर्मेशन देयर, बट सून वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, ओके। सो दिस इज देयर। इफ you guys have any doubt, any sort of a doubt with respect to the paper 2 preparation, you can ask here. Already one batch is running, Samadhan 4.0 is running. I'll leave the link in the description, वहाँ से आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। There would be live classes in there, there would be scheduled test in there. I will only the teach, I will only the check. मैं ही चेक करने वाला हूँ, टीचिंग में मैं करने वाला हूँ। मटेरियल की कोई कमी नहीं पड़ेगी आपको। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस फिर आपको मिल जाएंगी, मैगजीन्स उसके अंदर होगी, करंट अफेयर्स उसके अंदर होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं बता नहीं सकता आपको यहाँ पे। आई कैन ओनली टेल यू विल गेट द बेस्ट। नोबडी इज टीचिंग इन दिस वे, बट आई एम अश्योरिंग यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। उस पर्टिकुलर चीज़ से आपको बेस्ट मिलेगा। सो दिस इज ऑल। अगर बिलीव है तो आ जाना, अदरवाइज खुद पढ़ लेना, ठीक है। बाकी कहीं और जाने से तो अच्छा है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।